हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है बच्चा पार्टी। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आए हैं हम। क्या न्यूज है सर? बता दीजिए सर, क्या न्यूज है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ मेंशन करते हो रेगुलरली, तो जल्दी ही आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो डन कर दी गई है ना? और कब से सर? मंडे से। मंडे से पक्का सर? हाँ बिल्कुल पक्का हो जाएगा मंडे से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सब कुछ सही रहा तो मंडे डन है। एंड मंडे को क्या करवाने वाले हो सर? देखेंगे क्या करवाने वाले हैं, वो तो अलग बात है। कैसे करवाने वाले हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? सर क्या बातें कर रहे हो, हवा में बातें कर रहे हो, हमें नहीं बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बातें ना कहीं जाए तो ही अच्छा है ना? तो आज बात करेंगे हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की। जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं हुई है बच्चे, जानबूझ के रोका गया है ताकि आप लोग, एक प्रैक्टिस शीट हमने अपलोड की थी वो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए मैंने बीच में रोका है। ट्रिग्नोमेट्री के बाकी पार्ट्स जो है वो हम करवाएंगे और ये वादा है हमारा, हम जरूर करवाएंगे। सिलेबस पूरा करने का वादा किया दोस्तों, तो निभाएंगे, है ना? ठीक है बच्चा बाटे, ठीक है। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज को दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, बड़ा चैप्टर है, हर साल अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट सीक्वेंस एंड सीरीज में जो एनडीए 2 रहता है उसमें जनरली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन जनरली बहुत बार हुआ है कि एनडीए 2 में 7 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही है कि आप एनडीए 2 की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में कवर किया है। एक पार्ट में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कवर कर लेंगे और दूसरे पार्ट में बाकी जो आपकी लोगैरिथमिक सीरीज है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, हार्मोनिक मीन है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसको कवर कर लेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, ये तो बचपन की क्लासों से पढ़ते आ रहे हो आप कि एपी क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात करें कि एक ऐसी सीक्वेंस या एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसको हम बोल सकते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो सेम रहे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कंसेक्यूटिव डिफरेंस ना बोल के सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को नाम दे सकते हो आप, क्या कहते हैं उस कांस्टेंट को? सर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जनरली डिनोटेड बाय डी। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो अगर आप जनरल फॉर्म की बात करो किसी एपी में, जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा? दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ये कहलाती है आपकी क्या? फर्स्ट टर्म। दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म एंड सो ऑन। आगे बढ़ता जाता है कि वी कैन से a प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू। अब आप सोच के देखिए, जब फर्स्ट टर्म है तो 0d है सर, जब सेकंड टर्म है तो 1d है, थर्ड टर्म है तो 2d है, एक d कम हो रहा है। तो अगर हम यहां पे nth टर्म की बात करें कि सर nth टर्म कौन सी होगी, तो उसको हम क्या लिखेंगे बेटा? कैन आई से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल सही बात है सर, एक d जो होता है कम होता है, और ये हम बाय ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। और बाय अगर आप देखो कि डिफरेंस सेम रह रहा है, पहले में कांस्टेंट टर्म नहीं है, कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो d सेकंड में ऐड किया, थर्ड में ट्वाइस ऑफ d, फोर्थ में थ्राइस ऑफ d, ऐसे ऐड करते गए तो हमारे पास जो nth टर्म मिली बेटा, nth टर्म सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाती है। ठीक है सर। अगर हम बात करें बच्चा पार्टी, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चीजें अज्यूम करनी पड़ती है। जैसे मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ है और यहां पे a प्लस 98d लिखा हुआ है, लेट अस अज्यूम। तो आपकी जो ये लास्ट टर्म है बेटा, ये जो लास्ट टर्म है
ये एक्चुअल में ही आपकी nth टर्म हो गई। कौन सी टर्म होगी? nth टर्म हो गई, और यू कैन से 99th टर्म हो गई। तो बहुत केसेस में हम लास्ट टर्म को भी nth टर्म कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसी लास्ट टर्म ऑफ द एपी, उसी को हम nth टर्म बोल लेते हैं। ठीक है सर। अब एपी में क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, दो तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो बेसिक क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होने चाहिए। बेसिक क्वेश्चन तो टिप्स पे होने चाहिए। कुछ एक बहुत ही फेमस सवाल है, वो तो मैं आपको रिजल्ट में ही बता दूंगा कि हाँ ये सवाल जो है 10th लेवल के सवाल हैं। इनको आप ऐसे करिएगा सॉल्व कि आपको बस ये इसका रिजल्ट याद हो। बहुत बार सॉल्व कर चुके होंगे आप लोग, तो उसका रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है सर। तो nth टर्म की तो बात कर ली सर कि जनरल टर्म या फिर nth टर्म जो हो गई आपकी, वो क्या हो गई इस केस में सर? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके सर। अगर आप बात करो लास्ट टर्म की सर, तो लास्ट टर्म भी आपने बता दिया कि लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ऑब्वियस सी बात है कि ये तभी होगा जब आपकी जी एपी जो है वो क्या है? फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है बेटा? फाइनाइट एपी का मतलब ये होता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो हम उसको फाइनाइट एपी बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा जो आप काउंट नहीं कर पा रहे, तो उसको हम इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय डी। ये आपकी nth टर्म हो गई बेटा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म की बात करें तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज सेम एज द nth टर्म। ठीक है सर। एंड सम ऑफ n टर्म्स, देखिए सम ऑफ n टर्म्स का कंसेप्ट जो है वो कैसे आता है? सम ऑफ n टर्म्स का कंसेप्ट वैसे तो आपको याद ही है। सम ऑफ n टर्म्स कैसे सॉल्व करते हो बेटा आप? हाँ सर, बता दीजिए आप। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या हुआ? बेसिक बात तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है? फर्स्ट n टर्म्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी बीच में से n टर्म्स उठा लिया आपने, उनका सम नहीं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी की बात हो रही है। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे a प्लस डी, a प्लस टू डी एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म की बात करें तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी बेटा? a प्लस n माइनस टू इंटू डी। और इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है ना। अब कुछ नहीं किया, ये s की वैल्यू आपको निकालनी है। s की वैल्यू निकालने के लिए आपने इसको पलट दी, इसके जज्बात पलट दिए, इसकी दुनिया पलट दी, सब कुछ पलट दिया ना। समझ रहे हो सर? समझ रहे हैं सर आपकी बात? आपने कहा था कि कोहली जी जीत जाए, और कोहली जी 93 पे ऑल आउट हो गए सर, है ना। सर आप तो मतलब बहुत बढ़िया सर, शाबाश, क्या बात है सर। n माइनस टू इंटू डी प्लस a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। तो लास्ट टर्म आ जाएगी a, इससे पहले टर्म आ जाएगी बेटा a प्लस डी, इससे पहले टर्म आ जाएगी a प्लस टू डी। अगर आप इसका सम करते हो दोस्तों, इनका सम करना है आपने, तो लेफ्ट हैंड साइड तो देखिए 2s आ गया बच्चे, और राइट हैंड साइड देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n है सर। 0d से स्टार्ट होके n माइनस वन डी तक जा रही है। तो वी कैन से कि कितनी टर्म्स आई? कितनी टर्म्स आई सर? n टर्म्स आई। तो ऊपर वाले में भी n टर्म्स, नीचे वाले में n टर्म्स। अब मैं क्लब कर रहा हूं बेटा, यू कैन से इसका क्लब करोगे तो ये आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अगले को क्लब करोगे तो वो भी आ जाएगा आपका 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैसे सर? n माइनस टू डी है और एक d पहले है, तो n माइनस वन डी आ जाएगा। ऐसे ही हर एक टर्म्स को क्लब करते जाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितनी टाइम्स मिल जाएगा सर? लास्ट भी देख लीजिए, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कितनी बार मिलेगा सर? n टाइम्स मिल रहा है, तो इसको मैं ऐड करने के लिए क्या लिखूंगा? n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितने टाइम्स बेटा? n माइनस वन टाइम्स डी। एक कोई भी चीज है जिसको आप
n टाइम्स ऐड करोगे, rather than adding n टाइम्स n से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आया दोस्तों? सम ऑफ n टर्म्स आया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें आप इस चीज को ये भी लिख सकते हो कि सर ये s इज इक्वल टू n/2 एज इट इज a प्लस n-1 इंटू डी लिखा हुआ है सर ये, और a प्लस n-1 इंटू डी जो लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखी हुई है, इसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये आपके सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला है, जो बच्चे बच्चे को याद है, बच्चे बच्चे की जबान पे है, लेकिन आता कैसे है, इससे एक और प्रॉपर्टी भी आपकी क्लियर हो जाती है कि देखिए ध्यान से, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। Similarly, sum of third and third last. Similarly, sum of fourth and fourth last. तो ये जो सम होते हैं ये हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। मतलब स्टार्टिंग से और एंड से जो सम है टर्म्स का वो एक कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। फर्स्ट और लास्ट कर लो, सेकंड और सेकंड लास्ट कर लो, थर्ड और थर्ड लास्ट कर लो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज बेसिकली योर अर्थ एपी का बेसिक कंसेप्ट ये है, n/2 2a प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यू कैन से a प्लस लास्ट टर्म। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, ये एपी के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, इन्हीं के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एपी के क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत मतलब कि ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा आपके पास। एपी के जो क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से ही कुछ आपके रिजल्ट्स को यूज करते हुए बताया जाएगा। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, पहले रिजल्ट को नजरें जो पूरी हैं सर, पहले रिजल्ट के ऊपर आई। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि an प्लस बी टाइप का अ सीक्वेंस इज एन एपी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सीक्वेंस एक एपी है। देखिए सीक्वेंस बहुत सारी होती हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हुए नंबर्स को हम सीक्वेंस बोलते हैं। वो एपी हो सकती है, वो जीपी हो सकती है, वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सीक्वेंस एपी कब होगी? अगर इफ एंड ओनली इफ nth टर्म जो है उसकी इज ऑफ द फॉर्म ऑफ an प्लस बी। an प्लस बी इस फॉर्म की ही nth टर्म होगी, स्क्वायर की फॉर्म की आती है तो वो nth टर्म, तो वो एपी नहीं बन पाती। तो इस फॉर्म की ही होनी चाहिए an प्लस बी। और अगर आप देख सकते हो तो अभी हमने लिखा था a प्लस n-1 इंटू डी, वही सेम चीज उस फॉर्म में लिखी हुई है। बाकी सारी टर्म्स को कांस्टेंट कर दिया, सिर्फ वेरिएबल जो चेंज हो रहा है वो क्या है? n चेंज हो रहा है। ठीक है सर। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए ऑब्वियसली सर। n की वैल्यू क्या है? n की पावर क्या है? 1 है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है। इन n के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। अगर आप सोच के देखो कि 2n² प्लस 3 किसी की जनरल टर्म है, इसको tn बोल दिया, तो क्या एक एपी फॉर्म होगी? क्या नहीं होगी। आप पुट करके देख लीजिए, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आया? 5 आ गया सर। t1 कितना आया? 5 आ गया। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आया? 4, और 8 प्लस 3 11 आ गया सर, है ना। और 3 पुट करोगे तो 18 प्लस 3 21 आ गया। एपी फॉर्म नहीं होगी। तो ये हमेशा एक लीनियर फॉर्म होना चाहिए, तभी जाके ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। अब आप इस केस में जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, लेट nth टर्म बी 2n प्लस 3, तो अगर आप a1 निकालोगे, n की वैल्यू 1 पुट की 5 आ गया। a2 निकालिए, n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 आ गया। a3 पुट कर रहे हो, देखिए ध्यान से 9 आ गया। a4 पुट कर रहे हो, वो 11 आ जाएगा। तो ये एक एपी फॉर्म होगी। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला जाता है कि ये लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, ये हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। कोई चेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें 0 0 0 या 1 1 1 1 1 1 1, अगर इसकी बात करें तो ये एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 हो जाएगा।
क्या सर फ्रैक्शन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में भी बिल्कुल सही है। ठीक है सर। अगर हम बात करें कि हर एक टर्म के अंदर, एपी की हर एक टर्म के अंदर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, उसमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस का फर्क पड़ेगा। अगर हम बात करें, अच्छा इस केस में तो देखो ध्यान से कैसे हो रहा होगा। अगर हम मान लो कोई सीक्वेंस है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अब मैंने सब में ऐड कर दिया, के ऐड कर दिया, के ऐड कर दिया बेटा, प्लस के, तो यहां पे तो कॉमन डिफरेंस में भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना, मतलब डी ही रह जाएगा। तो ये क्या आएगा? विद सेम कॉमन डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर हर एक टर्म किसी के से मल्टीप्लाई होती है, के बीइंग द नॉन जीरो नंबर, तब आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। वही चीज मैंने अगले पार्ट में भी लिखी हुई है, विद द कॉमन डिफरेंस के डी और के बाय डी बाय के, डी बाय के। अगर डिवाइड कर रहे हो तो डी बाय के, और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो के डी। देख लीजिए ध्यान से, जैसे कोई सीक्वेंस है, मान लो जैसे एपी दे रखी है, मान लो 2 4 6 8 10, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 से मल्टीप्लाई करना ना। तो देखिए ध्यान से, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या आई? एक एपीआई। इस केस में कॉमन डिफरेंस डी कितना है बेटा? 2 है। इस केस में डी कितना है? कैन आई से 6 है। ये हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो रही थी सर। हाँ सर, 3 से मल्टीप्लाई हो रही थी। कॉमन डिफरेंस भी आप देख सकते हो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, अगर एक फाइनाइट एपी है, द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। आप देख सकते हो ए के प्लस एक एन माइनस, मतलब कि केथ टर्म और उधर से केथ टर्म का सम, फर्स्ट टर्म और उधर से लास्ट टर्म का सम, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, 3 नंबर अगर एपी में है ए बी सी, तो वी कैन से बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहां से क्या आता है? ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सिंपल बात है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि बी विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। सिंपल सी बात है, आगे जाके पढ़ेंगे। इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल दे फॉर्म एन एपी। अगर मान लो फर्स्ट टर्म, 10th टर्म और एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, जैसे आप मान लो कि 9 टर्म्स के बाद आपने टर्म चूज करनी है, तो वो जो टर्म्स आएंगी वो भी एक एपी फॉर्म करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, अगर an प्लस 1, an प्लस 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये सेम कंसेप्ट है ऊपर वाला, यू कैन से ट्वाइस ऑफ an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं है सर। कि अगर nth टर्म, n प्लस 1th टर्म एंड n प्लस 2th टर्म 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, विल बी इक्वल टू इसमें से इसको, वहां से ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल 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 सर। क्या है ये, क्या है इधर नीचे? हाँ ये शूज है जो हमने उतार दिए, है ना? क्यों सर? अरे ऐसे ही मन कर रहा था, ऐसे ही। अरे सर आप तो पोल खोल रहे हो। हाँ बिल्कुल है ना? तो बहुत बढ़िया है सर। आइए नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ये जो रिजल्ट्स हैं बेटा, ये आपको मुंह जबानी दिल से याद होने चाहिए। कौन से रिजल्ट्स हैं ये क्या है कि pth टर्म ऑफ NAP is Q, qth टर्म ऑफ NAP is P, then P plus qth टर्म ऑफ द AP will be 0। कितना है? वो 0 होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। देख लीजिए ध्यान से, इसको प्रूव भी कर सकते हो आप। pth टर्म इज Q, qth टर्म इज P, तो आप इसको प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, है ना? वो nth टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे निकालना है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है सर, ये कैसे प्रूव करोगे सर? सिंपल सी बात है, आपको एक एपी प्रूव करना है। pth टर्म इज Q, तो आपके pth टर्म लिखी हुई है बेटा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी,
की वैल्यू क्या दे रखी है Q, एंड क्यूएथ टर्म जो दे रखी है A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू P। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, P माइनस Q मिल जाएगा टाइम्स D इज इक्वल टू Q। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया ना, Pth टर्म इज Q एंड Qth टर्म इज P। देखिए ध्यान से, Pth टर्म ऑफ Q, Qth टर्म इज P। Pth टर्म लिखी A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, Q आ गया। Qth टर्म लिखी A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, P आ गया। तो यहां से आपको क्या मिला बेटा, Q माइनस P आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगर यहां से ऐसे D की वैल्यू निकालोगे तो Q माइनस P अपॉन P माइनस Q, ये देख लीजिए ध्यान से, P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा टाइम्स D। तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो P माइनस Q आएगा। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए तो ए से कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई सर, -1 आ रही है। इस केस में माइनस कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं सर। डी की वैल्यू -1 आ गई, डी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखते हैं सर, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से क्या आया, ए की वैल्यू कितनी आई बेटा, कहना इसे क्यू प्लस पी माइनस 1। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, P प्लस क्यू माइनस 1, ए इज इक्वल टू P प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है सर। अब अगर हम बात करें, आपको निकालनी थी P प्लस क्यूएथ टर्म, तो A P प्लस क्यूएथ टर्म विल बी इक्वल टू, देखिए ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है, देन P प्लस क्यूएथ टर्म। तो A P प्लस क्यूएथ टर्म विल बी इक्वल टू A की वैल्यू A प्लस n क्या है, P प्लस क्यू। अच्छा थोड़ा सा इधर लिख देते हैं बेटा, A P प्लस क्यूएथ टर्म विल बी इक्वल टू A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से क्या है, A की वैल्यू पुट कर दीजिए, P प्लस क्यू माइनस 1 प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स D, दैट इज -1। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये कितनी आ गई, 0 आ गई सर। और यही आपको यहां पे मेंशन किया गया है कि वो 0 आएगी। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए। एक आपको ऐसा भी पता होगा, pth टर्म अगर 1/q है, qth टर्म 1/p है, या mth टर्म इज इक्वल टू 1/n है, nth टर्म इज इक्वल टू 1/m है, तो फिर m प्लस nth टर्म या mnth टर्म की बात करते हैं। उस केस में a और d की वैल्यू 1/mn आती है, अगर आपने सॉल्व किया हो। ये रहा, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें pth टर्म 1/q है, qth टर्म 1/p है, तो pqth टर्म जो होगी वो क्या होगी, 1 एंड द सम ऑफ द pq टर्म्स इज हाफ टाइम pq प्लस 1। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं सर इसमें। ठीक है, सेम वे से जैसे ये प्रूव किया वैसे ये हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, इफ द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन। अब क्या होता है, कई बार आपको अज्यूम करने पड़ते हैं कि लेट these 3 numbers are in AP, ऐसे बोल देता है। तो आप a प्लस डी, a प्लस 2d अज्यूम ना करके आप अज्यूम करोगे a माइनस डी, a प्लस डी। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों, इससे फायदा ये होगा कि आप लोग अगर सम दे रखा है तो d आपस में कैंसिल हो जाएगा और सीधा 3a आ जाएगा, सम सीधा 3a आ जाएगा, वहां से आपको a वैल्यू मिल जाएगी, डायरेक्टली एक वेरिएबल सोल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चा इसमें क्या गलती करता है कि वो a की वैल्यू तो निकाल लेता है और फिर वो कहता है अच्छा भैया a तो हमारा फर्स्ट टर्म होती है, तो उसको फर्स्ट टर्म पुट कर देता है और क्वेश्चन सॉल्व गलत कर देता है। ऐसा मत करिएगा दोस्तों, आपको a की वैल्यू अगर मिल जाती है तो वो आपकी सेकंड टर्म होगी रेदर देन द फर्स्ट टर्म। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जहां गलती करते हो वो बताऊंगा आपको, यहां गलती करते हैं बच्चे। तो अगर आपको a की वैल्यू मिल रही है तो सेकंड टर्म है। सिमिलरली अगर आपको 5 टर्म लिखनी है बेटा, इफ यू नीड टू राइट 5 टर्म्स, तो पीछे a माइनस 2d और एक आगे a प्लस 2d। अभी भी सम जो है देख लीजिए, जहां से d कैंसिल आउट हो जाएगा, एक वेरिएबल में बचेगा। 5 टर्म्स के बाद 7 टर्म्स की बात करें तो a माइनस 3d और यहां से a प्लस 3d, ऐसे बढ़ता जाएगा। ओड नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको कंसीडर करनी है तो a माइनस डी, a प्लस डी 3 होगी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d 5 टर्म होगी। सिमिलरली 7, सिमिलरली 9, ऐसे, लेकिन 9 तक जाता नहीं है, 3 या 5 मैक्सिमम रहता है। ठीक है सर, ये तो तब है जब आपको ओड नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए।
ओड नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए आपको, जैसे 4 टर्म्स इन एपी चाहिए, तो आप कैसे कंसीडर करोगे? आप कैसे कंसीडर करोगे? देखिए ध्यान से, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। मेक श्योर कि जो यहां पे एपी है उसमें आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d आएगा, और जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपकी a माइनस थ्री डी आएगी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि d कैंसिल आउट हो जाए, और कोई भी, सिर्फ सॉल्व पर्पस क्या है इस चीज का कि d अगर सम दे रखा हो तो d कैंसिल आउट हो जाए। सिमिलरली अगर 6 टर्म्स की बात करें तो a माइनस फाइव डी इधर आ जाएगा, a प्लस फाइव डी उस साइड चला जाएगा। सिंपल इतनी सी बात है, ठीक है। तो वी कैन से ये दोनों पॉइंट हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, कई बार आपको क्वेश्चन में कैसे दे रखा होगा, nth टर्म दे देंगे या nth टर्म पूछ लेंगे, सम ऑफ n टर्म्स दे देंगे और कुछ और सम दे देंगे, एक दो रिजल्ट दे देंगे, उसके थ्रू आपको सॉल्व करना होगा। तो आपको डायरेक्टली ये चीज समझ में आनी चाहिए कि nth टर्म क्या होगा बेटा, सम ऑफ, देखो ध्यान से, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, या मान लो यहां तक n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, उन सबका सम लिखा हुआ है सर, n टर्म्स हैं। और सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू, यहां पे n माइनस वन टर्म्स है ना, n माइनस वन टर्म्स है। तो अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करता हूं, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स, तो आपके पास कौन सी टर्म बचेगी? देखो यहां तक तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ nth टर्म बचेगी। दैट इज द रिजल्ट। ये आपको क्या लिखा हुआ है, nth टर्म लिखी हुई है, ये nth टर्म है ना। हाँ, तो सर अगर आपको सम में डील कर रहे हो और आपको nth टर्म चाहिए, तो सम ऑफ n टर्म्स, जैसे सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स विल बी गिविंग यू 5th टर्म। मेक श्योर इट इज गिविंग यू 5th टर्म, नॉट द समथिंग कॉमन डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं दे रखे। अगर मान लो सम ऑफ n टर्म्स एक आपको वेरिएबल में दे रखा है, मान लो कोई an स्क्वायर प्लस b दे रखा है आपको, ऐसे टाइप का दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स, तो आप उसमें n की वैल्यूज पुट करते रहिए। तो पहले आपको जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे उस केस में तो आपको a1 मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे, सम के अंदर बात कर रहा हूं, तो यहां से a1 प्लस a2 मिलेगा। समझिए इस चीज को कि n की वैल्यू जैसे ही आपने 2 पुट की ना बेटा, n की वैल्यू 2 पुट की, तो आपको क्या मिल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब कि a1 प्लस a2। बच्चा गलती कर जाता है, इसको a2 कंसीडर कर देता है, वो तो भैया nth टर्म में होता। कहां हो आप, वो nth टर्म में होता है ना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, चिल्लाओ मत सर, आदत होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, देखो nth टर्म जो होती है हमेशा लीनियर फैक्टर ऑफ n में आएगी, अदरवाइज क्वाड्रेटिक में नहीं आ सकती, सिंपल बात ये है। देन इट विल बी एन एपी विद कॉमन डिफरेंस। देखिए ध्यान से, जैसे आपको ये nth टर्म मिल गई है ना, nth टर्म मिल गई, तो n की वैल्यू 1 पुट की, तो फर्स्ट टर्म आ गई, क्या आई बेटा फर्स्ट टर्म, p प्लस क्यू। सेकेंड टर्म क्या आई, 2p प्लस क्यू सर, है ना। थर्ड टर्म क्या आई सर, 3p प्लस क्यू। और यहां से अगर आप देखोगे कॉमन डिफरेंस निकालें तो कहना इसे दिस माइनस दिस, तो p आ जाएगा, दिस माइनस दिस, वो भी p आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इस केस में कितना आया, p आया, और फर्स्ट टर्म कितनी आई, p प्लस क्यू आई। कैसे निकालोगे, जब आप n 1 पुट कर दोगे। ये बहुत जरूरी हो जाती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है भाई, जो मीन का मतलब होता है वही अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है। अरे सर मतलब अंग्रेजी का मतलब समझा दिया। एक एवरेज का कंसेप्ट आप समझते थे जब आप बचपन में छोटे छोटे होते थे ना, तब वही सेम चीज यहां पे आप बोल सकते हो, लेकिन इसको एपी से हमें लिंक करना पड़ेगा। क्या कहते हैं अर्थमेटिक मीन, भाई साहब क्या कहते हैं, ये क्वांटिटी, ये क्वेश्चन जो, ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन साथ में आता है। और वो कैसे आता है बेटा, वो हमेशा ऐसी टर्म्स में आएगा कि जब आपको कोई मिनिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू से डील करना हो, तो आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की याद आनी चाहिए। अगर आपके पास क्वांटिटीज ऐसी लिखी है जो
कुछ क्वांटिटीज न्यूमिनेटर में है, कुछ क्वांटिटीज मान लो रेसिप्रो 1 अपॉन समथिंग में है और वो कैंसिल आउट हो रही है, तो आपको अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की याद आनी चाहिए। अगर कोई सम की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आपको याद आनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आपको अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन याद आनी चाहिए। इस अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन देखने में जितने टफ लगते हैं उतने ही आसान होते हैं। तो प्लीज जब भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो आप बोल दीजिएगा कि हाँ भैया प्रकट हो, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट प्रकट हो। ठीक है सर, ये तो पता होगा ना, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये बताओ अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन है। और दूसरा ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है तो कैसे, कब इक्वल होंगी, कब इक्वल होंगी, ये आप बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर हम दो क्वांटिटीज ए और बी की क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज ऑब्वियसली ए प्लस बी बाय 2, सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज दैट इज 2। ठीक है सर। अगर आप ये चीज देखोगे तो ए और उनके बीच में कैपिटल ए और फिर स्मॉल बी, दीज थ्री विल बी इन एपी। ये किस में होंगे, एपी में होंगे। आप चेक कर सकते हो, एक है ए, एक है ए प्लस बी बाय 2, एक है बी। इन दोनों में डिफरेंस देखिए ध्यान से कितना है। इन दोनों में डिफरेंस देखा सर, a प्लस बी बाय 2 माइनस ए, दैट इज b माइनस ए बाय 2। ठीक है सर, b माइनस ए बाय 2। इन दोनों में डिफरेंस देखा सर, b माइनस ए प्लस बी बाय 2, तो 2b माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 2। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये तीनों क्वांटिटी किस में होगी, एपी में हो जाएंगी सर। तो वी कैन से अगर ए प्लस बी बाय 2 और बी है तो वो तीनों एपी में होगी। ठीक है सर, यही सेम कंसेप्ट मैंने अप्लाई कर रखा है किसमें, अगर n अर्थमेटिक मींस आपको इंसर्ट करनी है बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, इन दोनों के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करनी है तो आप कैसे इंसर्ट करोगे बेटा। वी कैन से देखो ध्यान से, अब इस चीज को समझ लेते हैं सर, समझा दो। ये देखो a लिखा हुआ है यहाँ पे बीच में अर्थमेटिक मीन और ये b, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई ये बताइए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सर जी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है ना वो आप n+2 बोल सकते हो इस केस में। क्यों सर, बीच में तो n अर्थमेटिक मीन्स है जिसका नाम ले दिया आपने a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू an, और फिर एक a है और एक b है तो n+2 टर्म्स हो गई। तो सर अगर आपको b लिखना है तो b जो आपकी लास्ट टर्म हो गई वो फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n+2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 डी होता है ना, तो ये कौन सा नंबर है, n+2 टाइम्स है, मतलब n+2th नंबर है। हाँ सर, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी, तो b की वैल्यू यहां से क्या आ गई, a प्लस n+1 इंटू डी। ये आपकी b की वैल्यूज आ जाएंगी, ये आपकी b की वैल्यूज आ गई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। अगर b की वैल्यूज ऐसे आ गई तो आप a1, a2, a3 अप टू an की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान से, यहां से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी सर, d विल बी b माइनस a अपॉन n+1, दिस विल बी इक्वल टू d। और आपको ये तो पता ही है कि a1 जो होगा वो क्या होगा, a प्लस कॉमन डिफरेंस, कोई d कॉमन डिफरेंस है। हाँ सर, तो a1 की वैल्यू देखिए ध्यान से, a प्लस डी की वैल्यू पुट कर देते हैं b माइनस ए अपॉन n+1, तो ये आ जाएगा n+1 टाइम्स a प्लस b माइनस a अपॉन n+1, दैट इज n+1, नहीं इसको लिख लो सर, na प्लस बी अपॉन n+1, है ना। तो क्या मैच कर रहा है सर, na प्लस बी अपॉन n+1, a1 आ गया, सिमिलरली a2 आ जाएगा, सिमिलरली a3 आ जाएगा, सिमिलरली अप टू an आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप निकाल सकते हो। तो ये सारे एपी में आएंगे, इसलिए ही आप बोल सकते हो द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन, सम निकालना तो सम भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
वो आप रिजल्ट याद रख सकते हो, n टाइम्स a आएगा। और a क्या है? अर्थमेटिक बिटवीन a एंड b। तो इनका सम भी आप निकाल सकते हो। सम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज n/2 सर जी, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है इस केस में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स देखिए ध्यान से, आपको पेन कॉपी तो उठा के सॉल्व करना ही पड़ेगा। मेरे पास टाइम कम है, आपके पास मेरे से ज्यादा टाइम है, मेरे से ज्यादा टाइम है, तो आप प्लीज इसको सॉल्व करके देखिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करने से पहले अगर आप देखो ध्यान से कि सर इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, तो आपको क्वेश्चन करने की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम जीपी की बात करें, जीपी जो है बड़ी ही प्यारी सी है ना, नाम ही इतना प्यारा है, जीपी है ये। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहलाती है? अगर रेशो ऑफ सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज कांस्टेंट, और उस रेशो को जैसे कॉमन डिफरेंस होता था यहां कॉमन रेशो हो जाएगा। सेम बिल्कुल उसके जैसे बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ फेमस सवाल है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे कि हाँ ये फेमस पॉइंट्स हैं, आप उनको देख सकते हो। अगर आप देखो जनरल फॉर्म, देखो इसकी जनरल फॉर्म कैसी हो जाएगी सर? बहुत ही बढ़िया हो जाएगी सर, मस्त हो जाएंगी सर, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। जनरल फॉर्म की बात करें तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये आप अब एनालाइज कर पा रहे हो कि ये फर्स्ट टर्म है तो आर की पावर 0 है, सेकंड टर्म है तो 1 है, थर्ड टर्म है तो 2 है, फोर्थ टर्म है तो 3 है। ऐसे ही अगर nth टर्म है तो ए आर की पावर n-1 हो जाएगा nth टर्म के केस में। ठीक है सर, तो अगर हम बात करें nth टर्म क्या होगी? ए आर की पावर n-1, लास्ट टर्म भी बोल देते हैं इसको हम जनरली। और अगर हम सम ऑफ n टर्म्स की बात करें, सम ऑफ n टर्म्स की बात क्या करेंगे तो कितना आएगा बेटा? a टाइम्स r की पावर n-1 अपॉन r-1। ऑब्वियसली आपके पास लिखा हुआ है, अब इसमें r की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर जाता है, तो वैसे एक ही फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, एक ही बात है, तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। अब देखिए ध्यान से, अगर एक फाइनाइट जीपी है, फाइनाइट जीपी है तो ठीक है जी, फाइनाइट जीपी के केस में ठीक है जी। अब इनफाइनाइट जीपी है, लेट इनफाइनाइट जीपी मतलब बेटा नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट, है ना। अगर लेकिन इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, इस केस में मैं दो केस बना रहा हूं। एक तो जो आपका कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, और एक कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, तब क्या हो रहा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात कर लीजिए आप, कॉमन रेशियो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब मोड की बात करें ना, मोड की बात बेटा, और मोड ऑफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। इस केस में अगर हम सम की बात करें, इस केस में अगर हम सम की बात करें तो सम कितना आएगा बताओ? सम कितना आएगा? अगर देखो आपने कभी भी फॉर्मूला देखा होगा तो ऐसे ही देखा होगा ना कि अगर मोड ऑफ आर इज लेस देन 1 तो सम जो आ रहा होगा, देखिए ध्यान से, लेस देन 1 क्वांटिटी है, आर की पावर अगर जाओगे आप, आर जो होगा वो कहां टेंड कर रहा होगा? आर की पावर एन जो है कहां टेंड कर रहा होगा बेटा? एक 0 से 1 के बीच में क्वांटिटी की पावर बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू, नंबर छोटा होता जाएगा, नंबर बहुत छोटा, तो ये टेंडिंग टू 0 जा रहा होगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा? a इंटू -1 अपॉन r-1, दिस इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। ये क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी है, अगर r की वैल्यू जो है मॉडुलस ऑफ r जो है लेस देन 1 हो। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा बताओ? सर होना क्या है? इतना सस्ता सवाल सर, होना क्या है? सम जो है इंफिनिटी पे जाएगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, सम किधर भाग जाएगा? इंफिनिटी की तरफ भाग जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ठीक है बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये लिखा हुआ है a अपॉन 1 माइनस आर लिखा हुआ है नोट्स में, बिल्कुल सही दिख जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें की बात करें हम, कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात, वाह सर वाह, वाह सर मजा आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें सर हम, क्या कह रही हैं इंपॉर्टेंट बातें? जैसे हमने एपी के अंदर इंपॉर्टेंट बातें की थी वैसे ही आपको
जीपी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलेगी। अगर आप देखो ध्यान से, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ सेम नॉन जीरो कांस्टेंट, then it remains a GP with the same common difference. Obviously number of जो value of terms है वो तो change होंगी ही होंगी, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। ये चीज आप समझ सकते हो, दो चीजों का रेशो है, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो वो रेशो में वो जो क्वांटिटी है वो कैंसिल आउट हो रही होगी। ठीक है सर। द रेसिप्रोकल्स ऑफ ए टर्म ऑफ ए गिवन जीपी ऑल्सो फॉर्म्स अ जीपी। रेशो की बात हो रही है, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी रेज टू सेम पावर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो फॉर्म एन जीपी। ये अच्छा रिजल्ट है बेटा कि अगर एक जीपी में हर एक पावर को, हर एक टर्म को किसी सेम पावर से रेज किया जाए तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या आएगा, एक जीपी आएगा सर। ठीक है। इन अ फाइनाइट जीपी, अब किसकी बात हो रही है, फाइनाइट जीपी की बात हो रही है। The product of the terms equidistant from beginning and the end is always same and is equal to the product of the first and the last term. ये आप देख सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट के प्रोडक्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट बराबर होता रहेगा। सेम एपी की कहानी यही दोहराई जाएगी, लेकिन ये कहानी आगे दोहराई नहीं जाएगी। जब हम एचपी की बात करेंगे, एजीपी की बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात करेंगे, लोगैरिथमिक सीरीज की बात करेंगे, तब ये कहानी नहीं दोहराई जाएगी। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाना चाहा, क्योंकि आप लोगों के लिए जरूरी है हर चीज को अच्छे से करना। जो चीज अभी छोड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें मैंने अभी एक दो चीज छुड़वाई हैं आपकी, जैसे क्रेमर रूल्स जो हम 3D में कवर करेंगे। वैसे अभी पढ़ा दूंगा तो समझ तो आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि फील आए, गणित की फील जिस दिन आएगी उसी दिन तो मजा आएगा। सर कान ऐसे हो जाते हैं आप जब चिल्लाते हो ना, अरे नहीं नहीं ये तो हमारा क्या कहते हैं वो, पता नहीं, सब बच्चे बोलते हैं अरे मास्टर बहुत चिल्लावा है ना। मुझे, मेरे दिमाग से अभी तक एक वो कमेंट नहीं जा रहा है। एक दिन क्लास ले रहा था, एक बच्चा कहता क्या हाल है। मैं बढ़िया है भाई, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, कुछ बच्चों की बातें याद रह जाती हैं बस, और क्या है ना। तो वी कैन से, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, अगर तीन नॉन जीरो नंबर ए बी सी की बात करें, अगर वो जीपी में है तो वी कैन से बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है सर। सिमिलरली आगे आपको देखा हुआ है, चोजन इंटरवल पे अगर आप टर्म्स को लेके जाओगे तो वो भी एक जीपी फॉर्म करेंगे। आगे की बात करें सर, हाँ ये जो प्रॉपर्टीज है ये लोगैरिथमिक प्रॉपर्टीज हैं। देखिए ध्यान से, A1 A2 A3 अप टू AN सारे केस में दे रखे हैं, जीपी में दे रखे हैं, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं। ठीक है। देन log A1, अब सोच के देखते हैं, आइए, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन अप टू AR की पावर n-1। तो वो क्या कह रहा है कि log AR 2 और log AR की पावर n-1, ये जो सीक्वेंस है बेटा, ये जो सीक्वेंस है वो किस चीज में आएगा, वो एक एपी में आएगा। किस में आएगा, एपी में आएगा। कैसे सर, समझने की कोशिश करिए। देखिए ध्यान से, अगर ऐसा हो रहा है तो log की बेसिक प्रॉपर्टी से इसको तो ये एज इट इज रह गया, इसको log A प्लस log R बोल सकता हूं। log AB इज इक्वल टू log A प्लस log B। log क्या कहेंगे, वही वाली बात है क्या सर, कुछ भी चलेगा सर आपका, है ना। हाँ हाँ ठीक है। तो वी कैन से, अरे मन करता है तो बोल देना चाहिए ना। ठीक है। देन वी कैन से log A प्लस log ऑफ R स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2 log R। एंड सिमिलरली ऐसे चलता गया तो ये आ जाएगा बेटा log A प्लस n-1 इंटू log R, है ना। हाँ सर, log की बेसिक प्रॉपर्टीज है ये। अगर अब आप डिफरेंस देखो ध्यान से, डिफरेंस देखिए ध्यान से, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है सर, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है log ऑफ R। ठीक है जी। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है सर, इन दोनों में भी डिफरेंस आ रहा है सर log R का। और सिमिलरली आप ऐसे देखोगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, log R का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बना, ये किस में बना सर, ये एपी आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया।
और अगर ये एपी है तो इसके वाइस वर्सा मतलब जीपी बोल सकते हो, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात करें तो रूट ए बी होता है, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, वी कैन से रूट ए बी होता है डिनोटेड बाय कैपिटल जी, सेम एज अर्थमेटिक मीन, और कुछ कंसेप्ट अलग नहीं है, सेम। अगर हम ए रूट ए बी और बी की बात करें तो वो एक जीपी फॉर्म करेंगे, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो अगर हम n नंबर्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स की पावर 1/n इज द ज्योमेट्रिक मीन, ये भी आपको लिखा हुआ है ना। ठीक है सर, n क्वांटिटीज, ओके। देन अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट की जाती है, वही एपी वाला कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, तो आप खुद ही कर सकते हो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। द ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ अब देखिए जैसे इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी की बात की थी, वैसे ही ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे आप लिख सकते हो, इसमें कोई एरर नहीं है। जब भी आप एरर होता है आप लोग बता देते हो, अच्छा लगता है कि इतने ध्यान से आप देख रहे हो। कुछ बालक जो होते हैं ऐसे ही बोल देते हैं कि अरे क्वेश्चन नंबर उसमें 51 मिनट 30 सेकेंड पे क्वेश्चन नंबर आंसर 8 आएगा सर, 9 कैसे लिखा सर आपने? अरे भैया 9 आंसर आएगा, 9th टर्म ही पूछी, आरथ टर्म पूछी थी उन्होंने, 9th आंसर आएगा। कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर आपने ऊपर तो वैल्यू n की 15 दे रखी थी, आपने 16 कैसे लिख दी? अरे भैया 15 ही लिख के वो n माइनस आर प्लस 1 आ रहा था, तो इसीलिए वो 16 माइनस आर हो गया था। कितनी बार बताए, मासूम बालक है, मेरे लाल मेरे हरे मेरे पीले हैं, तो कोई बात नहीं, सह लेते हैं हम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जहां गलती होती है हम मानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए ध्यान से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जीपी की बात हो रही है, एक पॉजिटिव नंबर है, उसको आप 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर्स छोटे होते जाएंगे। सेम चीज यहां लिखी हुई है कि लेट द फर्स्ट नंबर ऑफ जीपी बी पॉजिटिव, देन इफ आर इज ग्रेटर देन 1, एक आर 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो वो एक इंक्रीजिंग जीपी होगी, और अगर आर 0 से 1 के बीच में है तो वो एक डिक्रीजिंग जीपी होगी। लेकिन अगर सर, अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म नेगेटिव टर्म है और उससे आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी से, तो नेगेटिव टर्म बड़ी नेगेटिव टर्म हो जाएगी, एक्चुअल में छोटी टर्म हो जाएगी, देन इट इज अ डिक्रीजिंग। सर क्या बोल गए आप? अरे जैसे -2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4 बड़ी नेगेटिव है, मतलब छोटी है, वैल्यू छोटी है, तो ये डिक्रीजिंग एपी हो जाएगी। सिमिलरली अगर इसकी बात करें 0 से 1 के बीच में, तो ये एक इंक्रीजिंग जीपी हो जाएगी। तो यही इसकी थ्योरी थी। इतनी थ्योरी हमने करनी है अभी? नहीं सर, नहीं, इतनी थ्योरी नहीं करनी है हमने सर इसमें अभी ज्योमेट्रिक मीन तो पढ़ी नहीं। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट बेसिक है, जो मैंने आपको समझा दिया है, वही सेम चीज है कि अगर दो क्वांटिटीज ए और बी पॉजिटिव क्वांटिटीज की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा? रूट ए बी। और अगर एन क्वांटिटीज की बात करें तो A1 A2 A3 अप टू AN इज ओ की पावर 1/n आ जाएगा। और अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन एपी एंड जीपी, एम एंड जीएम, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इसका प्रूफ भी है, लेकिन आपको नहीं करना है। अब चीज समझिए, आप यहां पे चीज समझिए, यहां पे आप देखिए ध्यान से, हाँ चीज समझिए यहां पे आप कि जैसे मान लो कोई क्वांटिटीज दे रखी है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन लेट अस अज्यूम 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ A1 A2 A3। तो जैसे ये रिजल्ट जो आया है ना, ये रिजल्ट से हमें क्या फायदा हो रहा है, ये चीज समझिए कि अगर किसी 3 क्वांटिटीज या कोई n नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, उनके सम की मिनिमम वैल्यू चाहिए, सम की मिनिमम वैल्यू तो AMGM प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू तो AMGM। कैसे सर? अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसमें सम की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप याद करोगे AMGM के रिलेशन को। अर्थमेटिक मीन जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है ज्योमेट्रिक मीन से। इसका प्रूफ भी है, जिसको करवाने का कोई मतलब नहीं है। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो तो देखिए ध्यान से, सम जो है किसी क्वांटिटीज का सम है,
वो हमेशा किसी क्वांटिटी, किसी वैल्यू से बड़ा या उसके बराबर होगा, तो मिनिमम वैल्यू तो यहीं पे आ जाएगी या उससे ज्यादा ही रहेगी। और प्रोडक्ट की वैल्यू जीएम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, तो जो प्रोडक्ट जो होगा उसकी आप सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, उसकी सब मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना। एक छोटा सा ऐसी क्वेश्चन बहुत सारे नंबर सिस्टम के थ्रू ऐसे रिलेट करके पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो कि सम ऑफ ए प्लस बी जो दे रखा है आपको, लेट अस अज्यूम 12 है, ऐसे टाइप का कुछ पूछ दिया। तो ए बी की वैल्यू वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, तो ए बी का और की कुछ वैल्यू देखो, जैसे 40 कर दी, चलो 12 की जगह 40 कर दी, चलो, है ना। ए प्लस बी की 40 होगी, ए एंड बी आर पॉजिटिव वैल्यू, तो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आप ये बता सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन को आप कैसे समझ सकते हो, देखिए ध्यान से, आप ये चीज समझिए कि दोनों क्वांटिटीज अगर बराबर होंगी तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 20 कितना आ गया सर, 400 आ जाएगा, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 400 बोल दूं क्या सर, 35 इंटू 5, 35 और 5 का प्रोडक्ट कितना होता है सर, सम कितना होता है 40 होता है, लेकिन प्रोडक्ट करोगे तो ऑब्वियसली 400 से छोटा आएगा। तो नंबर जितने पास होंगे उनका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा होगा, नंबर जितने दूर होंगे उनका प्रोडक्ट उतना ही कम होगा। जैसे 1 और 39 है, इनका प्रोडक्ट 39 आ गया, नंबर जितने दूर है प्रोडक्ट उतना ही कम, नंबर जितने पास है प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा। ये कैसे आता है, ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से आता है, और ये एक चीज होती है एक्सपीरियंस, उससे भी आता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन सॉल्विंग का एक्सपीरियंस है तो आपको इजीली आएगा, नहीं है तो आइए फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सब। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले अगर देखें हम बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, if the sum of the first 10 terms of an AP is of an AP with first term P, क्या है बेटा, एक AP दे रखी है, sum of first 10 terms की बात कर रहा है, तो sum of first term of an AP with first term P and common difference Q, तो कह दिया sum of 10 terms जिसमें first term P है और common difference क्या है, Q है, is 4 times the sum of first 5 terms है बच्चे, यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा, 5 terms, ठीक है, ये चेंज कर दीजिए, sum of first 5 terms, then what is the ratio of P ratio Q, ये पूछ लिया। sum of 10 terms of an AP with first term or common difference is equal to 4 times the sum of first 5 terms S of 5, ये रिलेशन आपको दे रखा है, इस रिलेशन को सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, sum of 10 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो 10/2 इधर सॉल्व कर लेते हैं, 10/2 ट्वाइस ऑफ ए कितना है बच्चे सर, P दे रखा है, प्लस 10 - 1 दैट इज 9 टाइम्स D कितना है Q इज इक्वल टू 4 टाइम्स 5/2 इंटू 2P प्लस कितने टाइम्स D आएगा बेटा, ऑब्वियसली सम ऑफ 5 टर्म्स S5 है ना, तो n/2 2a प्लस n - 1 इंटू D होता है, तो n/2 2a प्लस n - 1 इंटू D कितना है बेटा Q है ना। ठीक है सर, देखो ये 5 आ गया और ये 5 से 5 उड़ गया, ये 2 1 टाइम आया और ये 2 टाइम उड़ गया, 2 इसमें से कॉमन आया, तो 4 टाइम्स P प्लस 2Q, और इधर कितना आया बेटा 2P प्लस 9Q, बस रेशो 9Q रेशो निकालना है आपको, P रेशो Q निकालना है, तो मतलब P अपॉन Q निकालने की बात हो रही है। हाँ सर, तो कहना इसे कितना आया, ये देखिए ध्यान से, इधर जाएगा तो ये 2P हो जाएगा बच्चे, और इधर की साइड आएगा 8Q यहां है, 9Q यहां है, तो ये Q हो जाएगा। तो अगर हम P रेशो Q की बात कर रहे हैं, तो P अपॉन Q की बात कर रहे हैं, तो 1/2 आ जाएगा बच्चे, P अपॉन Q 1/2 आ गया, P रेशो Q कितना आ गया 1/2 आ गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एनडीए में पूछा गया सवाल है, 2006 का पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट दे रखा है x इज इक्वल टू 1 प्लस y/2 प्लस y/2 का स्क्वायर एंड y/2 का क्यूब एंड सो ऑन, वेयर मॉड ऑफ y इज लेस देन 2, अगर मॉड ऑफ y लेस देन 2 है तो मॉड ऑफ y/2 लेस देन 1 हो गया, बिल्कुल सही बात है सर। देन व्हाट इज y इक्वल टू, y पूछ लिया उन्होंने, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो। देखिए ध्यान से, ये एक इनफाइनाइट जीपी आ गई,
जिसमें कॉमन रेशियो कितना है, y/2 है। हाँ सर बिल्कुल। फर्स्ट टर्म क्या है सर, फर्स्ट टर्म 1 है। कॉमन रेशियो की बात करो तो सर y/2 है। तो कहना इसे सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड x, a अपॉन 1 माइनस r होता है, a अपॉन 1 माइनस r होता है। तो हमें y इज इक्वल टू निकालना है, तो यहां से y की वैल्यू निकालनी है। तो कहना इसे सर ये x टाइम्स 1 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1। यहां से आएगा x माइनस एक्स y/2 इज इक्वल टू 1। क्या मैं बोल सकता हूं x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स y/2, है ना। ये 1 इधर आ गया, ये उधर चला गया, बस खेल इधर उधर का खेल है। जल्दी, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से क्या आएगा बेटा, कहना इसे ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू y। तो 2x माइनस 2 अपॉन x, 2x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू y, यही आ रहा है 2x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू y। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जवाब, खत्म। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n नंबर्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किस में ऑप्शन में कैसे दे रखे हैं, n प्लस 1th पावर ऑफ nth टर्म्स ऑफ एनजीपी। ये ऑप्शन देख के ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट को p मान लिया, क्या लिखा हुआ है बेटा प्रोडक्ट p लिखा हुआ है फर्स्ट 2n प्लस 1 टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो मैंने टर्म मान ली a फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो r, तो a r स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू, देखिए ध्यान से 2n प्लस 1 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कितनी आएगी, कहना इसे a की पावर 2n आ जाएगी, a इंटू आर की पावर 2n आ जाएगी। मतलब हाँ सर बिल्कुल सही। सर आप बोलते कुछ और हो, लिखते कुछ और हो, हाँ जो मन में अच्छा लगे वो बोलो ना। तो वी कैन से a r स्क्वायर अप टू a r की पावर 2n आ जाएगी सर। यहां पे देखिए ध्यान से a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सोचते हैं। देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ऐसे चलता रहेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये सर, 2n प्लस 1 टर्म्स है, तो a भी 2n प्लस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, a की पावर आ रही होगी 2n प्लस 1। ये जो प्रोडक्ट p है वो किसके बराबर आ गया, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू r कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, r अगर देखें तो पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक जा रहा है सर, 2n तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, 2n तक जा रहा है। और ये तो आपको पता ही है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। और अगर 2n की नेचुरल नंबर की बात करें तो 2n इंटू 2n प्लस 1/2 हो जाएगा, 2n इंटू 2n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है सर, तो प्रोडक्ट कितना आया, a 2n प्लस 1 इंटू आर की पावर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा n टाइम्स 2n प्लस 1। बिल्कुल सही बात है सर, 2n प्लस 1 आ गया। अगर आप इस चीज को देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, a r की पावर n होल पावर 2n प्लस 1, और a r की पावर n इज द n प्लस 1th टर्म। तो n प्लस 1th टर्म की बात हो रही है, ये तो चला गया, नहीं सॉरी, nth टर्म्स ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, n प्लस 1th टर्म की बात हो रही है। n प्लस 1th टर्म आई ना हमारी, किसकी पावर आ रही है, n प्लस 1th टर्म। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म की पावर 2n प्लस 1, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म ऑफ एपी इज p। ये हम जो बोलते हैं, हमने आपको सत्य वचन बताए थे कि सर ये रिजल्ट्स पूछे गए हैं, ये रिजल्ट्स पूछे गए हैं, है ना। एक क्वेश्चन बताऊंगा जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होमवर्क दूंगा क्वेश्चन आपको आज ही। देखिए ध्यान से, pth टर्म वो एनसीईआरटी का ही है, एग्जांपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा सवाल है, वो समझ में कम आता है बच्चों को, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था। देखिए ध्यान से, pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, qth टर्म ऑफ एपी इज p, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। ये आपको पता है कितना आता है सर, -1 आता है। इसको तो सर आपने आज ही सॉल्व करवाया था हमें, और वो सॉल्व कहाँ करवाया था सर, बता दो कहाँ करवाया था सर, वो बता दो। ये लो, ये लो, ऊपर चलते जाओ, ऊपर चलते जाओ, ये लो, ये रहा। कॉमन डिफरेंस कहाँ है जी, डी की वैल्यू कहाँ है, ये डी की वैल्यू सर -1 आ रही थी, ये आपने हमें आज ही बताया। ठीक है बच्चा पार्टी, आज बताया तो बस याद रह जाएगा हमें सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो रिजल्ट्स कुछ याद रहते हैं बेसिक क्वेश्चंस के, जो फेमस सवाल है, ये बहुत ही फेमस सवाल है, तो इसको
ये मतलब कि सेलिब्रिटी सवाल है, सेलिब्रिटी फेमस मतलब होते ना। हाँ सर, सर नाम लेने वाले थे किसी का? नहीं 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 नहीं, किसी का नाम नहीं लेंगे हम। तो फेमस सवाल है ये, पी की वैल्यू कितनी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -1 आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब खुद से पूछ लिया करो, खुद से पूछ लिया करो कि इसमें ए की वैल्यू कितनी आई थी। अगर याद रहता तो आप बता सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए 2b एंड 3c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बोल सकते हैं। कैसे सर? P बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई बी, सॉरी सी बाई बी। तो यहां से क्या आया? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। एक रिजल्ट तो ये आ गया। और सर अगर ये ए बी सी, ये जो ए 2b 3c एपी में है तो वी कैन से 2b माइनस ए इज इक्वल टू 3c माइनस 2b, दैट इज ट्वाइस ऑफ 2b इज इक्वल टू a प्लस 3c। ठीक है सर। देन व्हाट इज द कॉमन रेशो आर? मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। आर क्या है? कॉमन रेशो। किसका कॉमन रेशो? जीपी का। जीपी कौन सी है सर? ये है। तो अगर ए को आप फर्स्ट टर्म मानते हो, बी आपकी सेकंड टर्म होगी दैट इज ए आर हो जाएगी, और सी आपकी थर्ड टर्म होगी दैट इज ए आर स्क्वायर हो जाएगी, है ना? थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां से आपको कॉमन रेशो निकालना है। रिजल्ट्स आपके सामने है, आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। ऐसे देखो ध्यान से, 2 इंटू बी की वैल्यू, बी की वैल्यू ना पुट करके अगर मन कर रहा है तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी डायरेक्टली पुट कर सकते हो। 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है सर? ए आर है, ए आर पुट कर दी। ए की वैल्यू कितनी है सर? ए है। और सी की वैल्यू कितनी है सर? ए आर स्क्वायर है। तो 3 टाइम्स 3 एज इट इज ए आर स्क्वायर। ए तो कैंसिल हो गया सर, तो ये क्या आ जाएगा? 4r इज इक्वल टू 1 प्लस 3r स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक बन रही है। कौन सी क्वाड्रेटिक है सर? 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0 सर, 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इजीली सॉल्वेबल है सर। इसको आप लिख सकते हो 3r स्क्वायर माइनस 3r माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा बेटा? 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो r की वैल्यू एक आ रही है 1/3 और एक आ रही है r की वैल्यू 1। तो इसका तो रिजल्ट कोई मतलब ऐसा यूज नहीं आया इस चीज का, लेकिन जीपी में दे रखा था तो हम वहां से ये चीज जरूर लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू 1/3, 0 से 1 के बीच में आ रही है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। फॉर एन एपी विद फर्स्ट टर्म u, ओके, कॉमन डिफरेंस v, ओके, the pth term is equal to 15 uv more than the qth term। ठीक है सर, बस इतना रिजल्ट दे रखा है और फिर p और q में रिलेशन पूछा है। तो pth टर्म पूछी है। a कितना है बेटा? u है सर, a कितना u है, प्लस p माइनस 1 इंटू v इज द कॉमन डिफरेंस। ये आप u और v की वैल्यू अज्यूम करके पुट कर लो तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन मैच ना कर जाए, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं इसको। दैट इज 15 uv प्लस qth टर्म। qth टर्म क्या होगी बेटा? फर्स्ट टर्म प्लस q माइनस 1 इंटू डी विच इज कॉमन डिफरेंस। u से तो u कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा बेटा, तो p माइनस क्यू विल बी इंटू v, यही तो बचेगा। -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और यहां -1 है, कैंसिल आउट हो गए। तो p माइनस क्यू इंटू वी इज इक्वल टू 15 uv। v से v कैंसिल हो गया, तो यू कैन से p इज माइनस क्यू इज इक्वल टू 15 u, और यू कैन से p इज इक्वल टू q प्लस 15 u। q प्लस 15 v है? नहीं जी, 15 u है। p इज इक्वल टू q प्लस 15 u इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको पेपर में ज्यादा लिखना नहीं है, इतना सा सॉल्व करना है और क्वेश्चन को खत्म कर देना है। ठीक है? हाँ सर, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके पास, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इसमें आपको टाइम लगेगा। वो आपको आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जब पेपर करने बैठते हो ना बेटा, तो आपको पता नहीं लगता है कि कब टाइम निकल गया। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। मतलब प्रैक्टिस का मतलब क्या है? मॉक टेस्ट देते रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस रखिए। एक्चुअली क्या होता है, बच्चा क्या सोचता है, किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करो तो मेरा तो यह मानना है कि सबसे पहले आप
तकरीबन 2-4 दिन तक तो आप एक उसके पैटर्न को एनालिसिस करना चाहिए। पैटर्न का एनालिसिस का मतलब सर, उसका सिलेबस उठाइए, सिलेबस को अच्छे से स्टडी करिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जाता है। फिर आप पैटर्न देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए हैं, कैसे प्रीवियस ईयर के में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे किस लेवल की तैयारी करने की जरूरत है, मैं अभी कहां स्टैंड करता हूं। फिर आप एक प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, बिना किसी तैयारी स्टार्ट करिए वो प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। आप हो सकता है कि 120 सवाल में से 20 सवाल ही कर पाए, या 40 कर दिया आपने, तुक्के मार दिए, 100 भी कर दिए, तुक्के मार दिए आपने, तो उस तुक्काफिकेशन को, ये क्या ऐसा तुक्काफिकेशन क्या होता है, हाँ एक नया शब्द है तुक्काफिकेशन। उस तुक्काफिकेशन को आपका कोई भी आपके बारे में कुछ बता नहीं रहा, तो एक जेन्युइन अटेम्प्ट दीजिए, अपने साथ ऑनेस्ट रखिए, अपने खुद के साथ तो ऑनेस्ट रहिए ना। जैसे ही आप उसके साथ पेपर दोगे, तब आपको क्या पता लगेगा कि हाँ मैं कहां स्टैंड करता हूं और मुझे कहां तक की तैयारी करनी है, ताकि मैं एक अच्छी रैंक के साथ एग्जाम को विद फ्लाइंग कलर्स पास कर पाऊं, है ना। तो इसके लिए आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस सेशन, इससे क्या होते हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट अगर आप देते रहोगे तो आपका क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि वेयर यू स्टैंड बाकी लोगों से कंपैरिजन करके। सर टेस्ट कैसे दें? ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, समझ गए हम आपकी बात। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ए बी सी की बात कर रहे हैं। आर द 3 पॉजिटिव नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, देन ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए सी। अच्छा, तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में ए बी सी से डील कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है, एपी में है 1 2 3 मान लिया। क्या 1 2 3 एक एपी फॉर्म हो रही है? हाँ सर 1 2 3 एक एपी फॉर्म हो रही है, ए बी और सी। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है ना। तो बी स्क्वायर इज ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3i इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर 4। नहीं जी ऐसा नहीं होता, गलत हो गया ऑप्शन। बी स्क्वायर 4 इज ग्रेटर देन ए प्लस सी 4, नहीं जी बराबर है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्रेटर देन हो। ए बी दैट इज 2 प्लस बी सी दैट इज 6 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू सी। तो ये तो 8 इज लेस देन इक्वल टू 8 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये भी गलत होगी स्टेटमेंट, है ना। 6 बड़ा थोड़ा ना होता है 8 से, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन डी को भी चेक कर लो, 1 इंटू बी 2 प्लस बी सी, अच्छा यही चीज तो आ रही है, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ए सी, तो ये कितना आ गया 6, तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य वचन है सर ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको और भी 1 1 1 करके भी अज्यूम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। तो वी कैन से डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप कंसेप्ट पे जाना चाहते हो तो इसका कंसेप्ट जो होता है वो अर्थ हार्मोनिक प्रोग्रेशन के साथ आता है, एचएम के साथ। एचएम वो वाला नहीं जहां पे आप, वो एच&एम है ना, वहां पे आप शॉपिंग करके आते हो। ये क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन की बात हो रही है यहाँ पे, उससे हम सॉल्व करते हैं, है ना। वो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब सॉरी एचएम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, डरावना सा लग रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 2p प्लस 1 टर्म्स, ओके, सम ऑफ 2p प्लस 1 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू p प्लस 1 into 2p plus 1, then which of the following interfaces can be drawn? ठीक है, the p plus 1th term, the 2p plus 1th term, the 2p plus 1th term, the p plus 1th term is, तो एक तरह से क्या है यहाँ पे p plus 1th term या 2p plus 1th term की बात हो रही है। तो देखिए ध्यान से, can I say sum of 2p plus 1 क्या होगा? n by 2, n by 2 twice of a, ए तो दिया ही नहीं है सर, ए तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1, ये है n आपका, n माइनस 1 करोगे तो 2p इंटू डी, है ना, इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू 2p प्लस 1। देखो ध्यान से, मैं ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूं, अरे मैं ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 2p प्लस 1 और 2p प्लस 1 दिख रहे हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो शायद कुछ फायदा हो जाए। तो यहां से देखो ये 2 से 2 चला गया, 2 कॉमन निकाला और कैंसिल आउट कर दिया, तो a प्लस p टाइम्स d इज इक्वल टू p प्लस 1। अब देखो, अगर आपको स्टडी करना आ रहा है, अगर आपको
स्टडी करनी आ रही है ये चीज, ए प्लस पी इंटू डी इज एक्चुअल में p प्लस वनथ टर्म। कैसे सर? p प्लस वनथ टर्म लिखो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो पी डी आ जाएगा। वो किसके बराबर है? p प्लस वन के बराबर है, तो p प्लस वन और p प्लस वनथ टर्म, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, यही गड़बड़ी करते हैं बच्चे, देखते ही छोड़ देते हैं, अरे नहीं ये तो नहीं होगा। कॉन्फिडेंस रखो दोस्त खुद के ऊपर, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कोई भी पेपर आप निकाल लोगे उसका भी कोई फायदा नहीं है। और कॉन्फिडेंस अगर है तो अगर नहीं भी होता है तो भी आप बहुत कुछ चीजें सीख जाओगे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो। लेकिन अगर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, अब आप कुछ भी कर सकते हो। अब उसमें आप देखिए, एक होती है मीम की दुनिया और एक होती है जनरल दुनिया, है ना। जो ये इधर वाली दुनिया ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। ये मीम वाली दुनिया में तो ठीक है, बातें हो जाती हैं ऐसी वैसी, है ना। जैसे कल मैं एक देख रहा था कि बच्चा लिखता है व्हाट्सएप पे, मैम नोट्स, तो मैम रिप्लाई करती हैं, ओ सॉरी बेटा आई फॉरगॉट, अभी भेजती हूँ नोट्स, ऑनलाइन जमाना है ना। तो बच्चा रिप्लाई करता है कि खाना खाने भूला थे क्या, कल खाना खाया था क्या आपने? तो कर्मा वाली थ्योरी अप्लाई कर दी वहां पे, है ना। अच्छा लगा मुझे, ठीक है। वो मैथ्स वाले सर के मीम तो आते ही रहते हैं, वो तो मैं देखते ही रहता हूँ, लेकिन चलो ये भी अच्छा था। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इफ x y z 1 x y z and 16 are in GP, then what is the value of x plus y plus z? ओके, देखो ध्यान से, एक तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। देखिए ध्यान से, ये अगर a है तो दूसरी टर्म AR हो जाएगी, तीसरी टर्म AR स्क्वायर, चौथी टर्म AR क्यूब। देखो ध्यान से, वैसे तो लिखते ही समझ में आ गया कि जैसे फर्स्ट टर्म को a माना तो a फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म r, फिर आर स्क्वायर और फिर आर क्यूब और फिर 16। तो ये लिखते ही समझ में आ रहा है कि आर स्क्वायर आर क्यूब, यहां से आप सीधा बोल सकते हो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आर की पावर 4 हो जाएगा ना, ये आर की पावर 4 हो जाएगा। आर की पावर 4 हुआ तो आर की वैल्यू यू कैन से प्लस माइनस टू, लेकिन -2 लोगे तो ये एक जीपी नहीं बन पाएगी ढंग से, है ना, रेशो गड़बड़ कर देगा ना, करके देख लो आप। तो वी कैन से, और -2 भी लोगे, -2 लोगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो ध्यान से, a -2 + 4, देन यू हैव -8 देन 16, ऐसा भी आ सकता है क्या? हाँ सर, ये जीपी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। -2 रेशो, -2 रेशो, -2 रेशो, ये -2 रेशो, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y + z? तो ये आ जाएगा माइनस के अंदर आंसर आएगा, ऑप्शन है नहीं, तो r को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना। r को पॉजिटिव लिया तो 2 4 8 16, बढ़िया वाला मस्त बिंदास वाली जीपी भी बन रही है। 2 4 8 16, है ना। तो हमसे पूछा a + b + c, x + y + z पूछा है, 6 और 8 14 होते हैं सर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। 8 + 4 12 + 2 इज, बताओ भैया। हाँ सर 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे चलिएगा सर। If nth term of an AP is equals of the arithmetic progression is 3n + 1, nth term दे रखी है कितनी सर? 3n + 1, 3n + 7 है सर, 1 क्यों बोल रहे हो? हाँ 7 है बेटा, ठीक है। Then what is the sum of its first 50 terms? ओके, तो मल्टीपल वेज है, a1 से निकाल लीजिए आप, a1 कितना आएगा सर? 10 आ गया। a2 देखिए सर, a2 कितना आया? 6 + 7 13, हाँ सर 13 आ गया। a3 देख लीजिए आप, निकालने की जरूरत नहीं है वैसे तो, फिर भी a3 देख लीजिए, 9 + 7 16 आ गया। कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 आ गया। सम ऑफ 50 टर्म्स चाहिए, तो सम ऑफ 50 टर्म्स कितना हो जाएगा सर? 50/2 इंटू 2a, 2 × 3 प्लस n - 1 49 इंटू d, दैट इज 3। ये वैल्यू निकालनी है आपको, सम निकाल सकते हो। ये आपके पास लिखा हुआ है 147 + 6 153, और ये 25, है ना। 6 153, ये तो लिखा हुआ है।
49 इंटू 3 कितना हो जाएगा 147, 147 प्लस 6 हो गया 153, 153 इंटू 25, 5 3 15, 5 आंसर आएगा। ये तो ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, यूनिट डिजिट कर ली, 5 इंटू 3 तो 15 आंसर आएगा, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 1530, 1530 और 765, ये ऐड कर लीजिए, 30 60 और 765। गलत कर दिया है कुछ मैंने, 5 2 1 यहाँ पे 8 3, ये तो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा सर, कुछ गड़बड़ी कर दी सर आपने, कुछ गड़बड़ी कर दी है। देखिए ध्यान से, 49 इंटू 3 इज 147, कोई दिक्कत नहीं है। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n प्लस 7, a1 की वैल्यू 10 आ गई सर, n2 रखा तो 13 आ गया, n3 रखा, a3 रखा तो 16 आ गया, ठीक है सर, 3 3 9 16 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आया सर, 3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। और आपसे वैल्यू क्या पूछी है सर, आपसे वैल्यू पूछी है सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, तो S50 विल बी इक्वल टू n बाई 2, 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, अच्छा सॉरी 2 इंटू 3 कर दिया था, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना बेटा 3, तो 147, 29 इंटू 147 प्लस 20, तो 167 आ गया। अब गलत मत हो जाना भैया, 1670 और एक आ जाएगा आपको 835, 32 और 4000 से ऊपर जा रहा है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐड करके देख लीजिएगा कैसे करते हो सर आप, ये 25 से मल्टीप्लाई किया था, 2 बार तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसका आधा कर दिया, 16 का आधा 8 हो गया, 35 का 70 का आधा 35 हो गया, तीनों को देखा 16 16 32 और 8 4000 तो सीधा ही हो गया, है ना। तो 4000 से ऊपर एक ही ऑप्शन था जिसकी यूनिट डिजिट 5 है। चलिए नेक्स्ट, ज्यादा सोचना नहीं है कि आपने गलत किया, वेरीफाई करने मत बैठ जाना इसको पेपर के दौरान, हाँ अभी कर सकते हो वेरीफाई, कोई दिक्कत नहीं है। The product of the first 9 terms of a GP in general is equal to, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म है तो फिफ्थ टर्म से रिलेशन बनता है, ये आपको पता है, a r स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ar की पावर 8। क्यों सर, 9 टर्म्स का प्रोडक्ट है तो पावर 8 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा a की पावर 9 इंटू r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 8, ठीक है सर। 8 इंटू 8 प्लस 1 9 अपॉन 2 दैट इज 36 आता है सर, तो a9 r36, तो ये क्या आ जाएगा सर, ar की पावर 4 होल पावर 9, तो फिफ्थ टर्म एक्चुअल में मिडिल टर्म आती है ना, फिफ्थ, 4 इधर तो बीच वाली फिफ्थ टर्म के रिलेशन ही बनता है, फिफ्थ टर्म की पावर 9 आ रही है सर, तो फोर्थ पावर ऑफ नाइन्थ टर्म, फिफ्थ पावर ऑफ नाइन्थ पावर ऑफ फिफ्थ टर्म, है ना, नाइन्थ पावर ऑफ फिफ्थ टर्म, नाइन्थ पावर ऑफ फिफ्थ टर्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज n स्क्वायर माइनस 2n, ओके सर, देन व्हाट इज द nth टर्म, बहुत इजी है, आप यहां a1 निकाल सकते हो, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 माइनस 2 माइनस 1, a1 प्लस a2 निकाल सकते हो, जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 पुट की बेटा, तो 4 माइनस 4 शून्य आ गया, है ना। तो यहां से आपने देखा, अगर आप a2 निकालना चाहते हो तो a1 प्लस a2 माइनस a1 कर देते हैं, तो आप लिखोगे 0 माइनस ऑफ माइनस 1, तो a2 कितना आ गया, 1 आ गया। AP की बात हो रही है, पहली टर्म -1, दूसरी टर्म 1, फिर 3 एंड सो ऑन बढ़ती जाएगी। तो अगर nth टर्म की बात हो रही है सर, nth टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 2 है सर, तो दिस विल बी -1 प्लस 2n माइनस 2, दैट इज 2n माइनस 3। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है सर, ऑप्शन मैच बी ऑप्शन। ये चीज समझ में आ रही है ना, कि अगर n की वैल्यू यहां 2 पुट कर रहे हो, ये सम ऑफ n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब कितना दे रखा है, n स्क्वायर माइनस 2n है, n की वैल्यू जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म का सम कितना आ रहा है, 0, और
फर्स्ट टर्म n की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करोगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, बात एक ही है। तो वी कैन से a1 की वैल्यू आ जाएगी, a1 प्लस a2 की वैल्यू आ जाएगी, a1 प्लस a2 की वैल्यू में से a1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी सर? a1 प्लस a2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास a2 वैल्यू आ जाएगी। आपके पास a1 है, आपके पास a2 है, आपके पास gp है, ओ AP है सर। AP क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको कॉमन डिफरेंस मिला, उन्होंने nth टर्म पूछी थी तो वो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से दोस्तों। इफ log of x base 2, log of x base 3, log of x 16 base x are in GP, ओके इसके लिए बेसिक log की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। चलो जो जो यूज होंगी वो साथ साथ बताता रहूंगा आपको। इस क्वेश्चन को साथ साथ log भी रिवाइज हो जाएगा। log x बेस 2 है सर एक सर क्या है? log x बेस 3 और एक है सर log 16 बेस x अपॉन log x बेस 3, है ना? 16 बेस x log x बेस 3, अरे सर 3 बेस x है क्या? देख लेते हैं भैया, क्या है? x बेस 3 है सर, ठीक है, x बेस 3। तो देखिए ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी जो यहां पे यूज करेंगे हम वो क्या है? log a बेस b अपॉन log c बेस d की अगर हम बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं log a डिवाइडेड बाय log b अपॉन log c डिवाइडेड बाय log d। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको। आप बेस चेंज कर सकते हो, इन सब का बेस सेम रख के कुछ भी बेस ले लो तो आंसर मतलब ये आएगा। इस बेस में 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इसको देखिएगा ध्यान से, ये लिखा जा सकता है log 16 अपॉन log x इंटू ये वाली चीज जो है इसको log x अपॉन log 3, ऐसे लिखोगे ना, देखो अपॉन log x बेस में 3। अच्छा, इसको ऐसे करने की बजाय बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा log x बेस 3 इंटू log x बेस 3। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप यूज करोगे log ab इज इक्वल टू log, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी क्या? log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b। चलो बेसिक प्रॉपर्टीज जो है log की वो मैं मेंशन कर देता हूं। और अगर आप देखो ध्यान से, log x अपॉन y इज इक्वल टू log x माइनस log y, है ना? ये दो प्रॉपर्टीज तो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। और अगर पावर में कोई प्रॉपर्टी हो तो सर उसको भी लिख सकते हैं। log x बेस 3 इंटू log x बेस 3 इज इक्वल टू log 16 बेस x इंटू log x बेस 2, है ना? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर? log ऑफ 16 अपॉन log ऑफ x इंटू log ऑफ x अपॉन log ऑफ 2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसको फर्दर लिख सकते हैं log 16 बेस 2 विच इज कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। ये लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है log x बेस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो log x बेस 3 विल बी इक्वल टू, आप कह सकते हो 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9, है ना? हाँ सर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर -2 लेते हैं तो ये कितना आ जाता बेटा? 1/9 आ जाता। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। 9 आ रहा है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, x की वैल्यू पूछी थी, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको सर आप रब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। तो आप ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी log की जो हमने अप्लाई कर दी। एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है यहाँ पे, log x बेस y को आप log x अपॉन log y लिख सकते हो, log x अपॉन log y लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों जल्दी से, इफ दिस आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी देन व्हाट इज इट्स फोर्थ टर्म। सिंपल क्वेश्चन है, जीपी की टर्म्स दे रखी है, मतलब कि सेकंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म।
ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते आप, हिट एंड ट्रायल से नहीं कर सकते आप। अगर हिट एंड ट्रायल से जैसे मान लो 1 पुट कर दी, 1 4 और 6, रेशो ही सेम नहीं आएगा, रेशो ही सेम नहीं आएगा, तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा यहां से। 4x² प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8x इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x। तो इधर सॉल्व करोगे आप, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से आप लिख सकते हो x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, x², 4x, 1x, 5x और एक 4, बिल्कुल यही बन रहा है सर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, या तो आप x की वैल्यू -4 रखो सर, या x की वैल्यू -1 रखो। अब पुट करके देख लिया करो, -4 रखी तो ये -4, ये कितनी आ जाएगी बेटा, -8 प्लस 2 -6 और -12 प्लस 3 -9, या फिर -1 पुट करोगे सर तो ये -1 0, ओहो, और कितनी आ जाएगी बेटा, ये भी 0 आ जाएगी अगली टर्म भी। तो अब फोर्थ टर्म 0 तो हो नहीं सकती, तो ये तो जाएगा नहीं, तो यही रेशो जाएगा बेटा। आप देख लीजिए फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे आप, नेगेटिव टर्म आएगी, ये तो बात समझ में आई कि रेशो जो आएगा -6/-4, -4 इंटू जो रेशो है 3/2, फोर्थ टर्म है तो पावर 3 हो जाएगा, है ना, यही तो होगा सर, बिल्कुल सही। तो -4 इंटू 27/8 दैट इज -27/2, -27/2 इज द करेक्ट आंसर। खत्म हो गया। वैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि कोई परफेक्ट सा क्यूब बन रहा होगा, R³ की बात हो रही है, तो 27 वाला आंसर आना चाहिए था, 33 वाला आंसर नहीं आ पाएगा, है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म पूछ लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक एपी दे रखी है, 20, 19, 18.5, 18.25, तो वी कैन से सर ये पौना सवा ये क्या होता है सर, ये दायां बायां क्या होता है, डी फॉर दायां, बी फॉर बायां, सर ये बी बनता ना, ये देखो, हाँ, 7.25, 8.15, ये तो सबको पता है सर, है ना, कुछ बालकों को नहीं पता होता वैसे। फर्स्ट टर्म 20 देगी, कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया सर, -3/4 दे दिया। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मान लेते हैं nth टर्म, nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो nth टर्म को लेस देन 0 कर दो। nth टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस n-1 इंटू डी, -3/4 शुड बी लेस देन 0। तो यहां से क्या आ रहा है सर, 20 इज लेस देन n-1 इंटू 3/4, है ना, पॉजिटिव हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 80/3 इज ग्रेटर देन n-1। 80/3 की बात करें तो ये आ जाएगा 26 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 27 तो होता है 81, है ना, हाँ सर, तो 26 पॉइंट समथिंग इज ग्रेटर देन n-1, तो n इज ग्रेटर देन 27 पॉइंट समथिंग, तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर, 28 आ गई। 28th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बच्चे 27 मार्क मत कर देना, n की वैल्यू 27 पॉइंट समथिंग से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि 28th से बड़ी 28th टर्म होगी वो जो फर्स्ट नेगेटिव होगी। 29th टर्म भी नेगेटिव होगी, लेकिन वो सेकंड नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है ना, टर्म नंबर ऑफ टर्म्स इंटीजर वैल्यू आएगी, ऐसा तो होगा नहीं 27.23 टर्म्स, है ना, ऐसा तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है सर। द 59th टर्म ऑफ एपी इज, देखो इतना इजी क्वेश्चन है, a प्लस 58d इज इक्वल टू 449, और 449th टर्म तो a प्लस 448d इज इक्वल टू 59। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a गायब हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 58, 48, 390 विद अ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू ये 390 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1। d की वैल्यू कितनी आई, -1। व्हाट इज द विच टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है, d की वैल्यू -1 आ गई, a की वैल्यू कितनी आएगी सर,
ए की वैल्यू विल बी इक्वल टू, कहीं से भी निकाल लो, देखो ध्यान से, ए प्लस 448 इंटू -1 इज इक्वल टू 59। तो ए विल बी इक्वल टू 59 प्लस 448। समझ में आया? तो कहना इसे 500, ये कितना हो गया 52 और 7, 507 हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 507, ए की वैल्यू 507 आ गई। अब क्या बोल रहा है, कौन सी टर्म जो है वो जीरो होगी? तो लिख लीजिए ए प्लस लेट nth टर्म इज जीरो। खत्म हो गया क्वेश्चन। यहां से ए की वैल्यू पुट करोगे, एन की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। 507 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 508। 508th टर्म विल बी जीरो, 508th टर्म विल बी शून्य होगी सर। चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है बेटा, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या होगा सर, हंसते रहते मुस्कुराते तो वो अलग बात है सर। क्या पढ़ेंगे अगले सेशन में? ऑब्वियसली बात है, सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2 करेंगे और फिर कुछ और देखेंगे, है ना, आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर। लेकिन मंडे को क्या है, प्लीज टाटा बाय बाय, टेक केयर।